नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं विनय कुमार सिंघल के साथ। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। साथ ही अशोक प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। इस अवसर पर हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश ने नेहा बोरा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आयशा की, उनसे बात की। इंडिग्निटी उनको इस जंतर मंतर पे गोदी मीडिया के हाथों सहनी पड़ी है। वो वापस वहाँ पे जाकर के अपनी बात भी ना कर पाए। वो जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म का एथिक नहीं समझते हैं, जिस इंसान से बात करते हैं उस इंसान की बेसिक डिग्निटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया पे, उन पत्रकारों को जवाब देने के लिए उज्जवल और हर्षित से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता था। इसलिए उनका स्टेज पे आना और ये कहना कि हम हर प्रोटेस्ट में आएंगे, हर पब्लिक साइट को ऑक्यूपाई करेंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट की हो, क्लासरूम की हो, शिक्षा रोजगार की हो, हम हर जगह एग्जिस्ट करेंगे। और आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम जो अपने मर्जी का कपड़ा पहनने आए, बात नीट की कर रहे हैं, बात परीक्षा की कर रहे हैं, रोजगार की कर रहे हैं। आप कौन होते हैं हमें कपड़ों पे रिड्यूस करने वाले, हमारे लिंग पे रिड्यूस करने वाले? आप कौन होते हैं? दूसरा सबसे अहम सवाल आप लोगों की फंडिंग को लेकर उठाया जाता है कि ये इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, अलग अलग स्टेट्स में आप लोगों ने प्रदर्शन किए, 9वां प्रदर्शन दिल्ली में था, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, खाना कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है? उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि हमने वो तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जिस भारत की तस्वीर हमने देखी है, जिस भारत में हम रहे हैं, बड़े हुए हैं, वो यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि हर समुदाय से लोग आकर अपनी क्षमता के अनुसार आप लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन उनको जवाब देने के लिए जिन लोगों को फंडिंग बड़ा भारी शब्द लगता है, उन्हें लगता है सीधे पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है यहाँ, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अडानी अंबानी से जिनको फंडिंग आती है उनके बारे में आप 4 शब्द नहीं बोल पाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिस पॉलिटिकल पार्टी ने भर भर के चंदा खाया, उस पॉलिटिकल पार्टी से आप सवाल नहीं पूछ पाते हैं। और यहाँ पे बैठे आम स्टूडेंट्स जो उस दरी पे सो रहे हैं, जिस दरी पे अपना ही चप्पल लेकर के 4 दिन से चल रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं जो गुरुद्वारे से, या जो प्रोफेसर्स कुछ आ रहे हैं, आम दिल्ली के नागरिक आ रहे हैं, तो जितनी क्षमता हो रही है वो डोनेट करके चले जा रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं। ये बगल में हमारा वॉशरूम है जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक बदबू आती रहती है। वही सवाल शुरू में मैंने किया था कि एक महिला होने के नाते ना यहाँ पर सैनिटरी का कोई फैसिलिटी है और हाइजीन तो भूल ही जाइए। ऐसे में कितना मुश्किल होता है जो महिलाएं यहाँ पर रात में रुक रही हैं, दिन भर रुक रही हैं। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए ना, जब डिटेंशन भी होता है लोगों का तो उनको पानी, खाना और वॉशरूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करना बेसिक अधिकार है। और पुलिस भी इस चीज़ से बाध्य है लीगली कि वो डिटेंशन में भी लोगों को ये बेसिक फैसिलिटीज़ डिनाई ना करें। तो ऐसे समय में तथाकथित रूप से हम तो आज़ाद हैं, हम डिटेंशन में नहीं हैं जंतर मंतर में, लेकिन यहाँ पे भी वॉशरूम की फैसिलिटी पहले दिन हमें डिनाई हो रही थी। ये वॉशरूम, वो तो यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं वो इतने बढ़िया इंसान हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आम लोगों का दर्द क्या होता है, बच्चे बेहतर नौकरी पालें, शिक्षा पालें, इस चीज़ के लिए संघर्ष क्या होता है। और जब पेपर लीक की वजह से वो संघर्ष अंधेरे में डूब जाता है तो वो क्या होता है, इसलिए वो बहुत साथ देते हैं। अगर हम बोलें कि पानी नहीं आ रहा है तो वो कोशिश करते हैं पानी का जुगाड़ करने की, हम बोलते हैं गंदा तो वो मदद कर देते हैं। लेकिन तो दिल्ली पुलिस के ऊपर ये सवाल है कि आप लोग तो जनता की सेवा करने की कसम खाते हैं, प्लेज खाते हैं वर्दी पहनते वक्त, तो पीसफुल प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करके, धर्मेंद्र प्रधान को संरक्षण दे करके, आम जनता के शिक्षा रोजगार की बात को ध्वस्त करके आपको क्या मिलेगा? नहीं, लेकिन पुलिस तो ये कह रही है ना कि आप लोगों को 5 बजे तक, 20 तारीख की परमिशन ली थी आपने 5 बजे तक की, उसके बाद तो ये धरना गैर कानूनी हो गया। फिर आप लोग यहाँ गैर कानूनी तौर से बैठे हैं। वो बाकायदा अनाउंस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसका पालन नहीं कर रहे आप लोग। आप वो एकदम सही बात बोल रहे हैं। कोई भी गैर कानूनी काम, अवैध काम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम मांग रहे हैं कि वो इंसान जो 14 स्टूडेंट्स की इंस्टीट्यूशनल मर्डर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, धर्मेंद्र प्रधान, वो व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो अवैध है। वो इंसान जो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को ड्राइव कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, और वो इंसान जो इसके सेंटर में बैठा हुआ है, उस इंसान का शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर काबिज रहना, ये कितना जायज़ है, ये कितना सही है, इस पे जब दिल्ली पुलिस हमें बता देगी, डिफेंड कर लेगी, तब हम भी हट जाएंगे। हमारा इस देश में फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस हमें मिले, इस चीज़ को इंश्योर कराना शिक्षा मंत्री का काम है।
शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था और पेपर लीक की वजह से किसी भी स्टूडेंट की जान ना जाए, ये इंश्योर कराना शिक्षा मंत्री का काम है। हम किसी प्राइवेट कंपनी में होते हैं और कोई एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं करता है, उसे एक दिन में निकाल दिया जाता है। शिक्षा मंत्री भी तो काम कर रहे हैं, इट्स हिज जॉब। वो हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलती है अपना काम करने के लिए, जो काम वो 2021 से जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से नहीं कर पा रहे हैं। तो उस व्यक्ति को क्यों अपनी तमाम नाकामियों के बावजूद इस्तीफा देने पे नहीं बोला जा रहा है, ये बताए सरकार। रीनीट का एग्जाम कल हुआ, कुछ गड़बड़ियाँ हुई, किसी के सेंटर्स अबू धाबी में आए, किसी के सेंटर्स में इतने ग्लिच थे कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने रिफ्रेश किया तो बताया गया कि नहीं आपका सेंटर ये नहीं 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाकर दीजिए। 2-2 मिनट के लिए जो बच्चे लेट हो गए थे उन्हें सेंटर्स के बाहर रोते बिलखते छोड़ दिया गया, उनके पेरेंट्स को छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे एयरपोर्ट पर बिताए हैं इस वजह से कि अगर वो जाएंगे तो ट्रैफिक रेगुलेट होगा और बच्चों को दिक्कत होगी। इतना सब तो कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, अब क्या चाहती हैं आप? प्रधानमंत्री जी ये सब बहुत अच्छा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन जब परीक्षा लीक हो जाती है उस पर चर्चा नहीं करते हैं। एयरपोर्ट पे बैठते हैं कि हम जाएंगे तो अवरोध हो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब स्टूडेंट्स को, वही जो आपने कहा, 2-2 मिनट लेट पहुंचने से एग्ज़ाम उनका छूट जाता है, तब कुछ नहीं कहते हैं। आपको इतना ही कोऑपरेट करना है स्टूडेंट्स के साथ में, तो इस देश के जो करोड़ों छात्र हैं जिनका भविष्य आप ही के कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री ने बर्बाद किया हुआ है, आप उनका इस्तीफ़ा दिलवा दीजिए सर। फिर आपको जितना फ्लाइट में जाना है आप जा सकते हैं। यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे लगातार जो आवाजावन चल रहा है स्टूडेंट्स का, वो जो स्टूडेंट्स की डिमांड है आप उनको मान लीजिए। ये परफॉर्मेंस करना, कैमरा के सामने घड़ियाली आंसू बहाना, ये सब थोड़ा हम उतना ना करें। हम ये चीज़ करें कि जो स्टूडेंट्स के एक्चुअल मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स फोर्स है, यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं रह रहा है। किसी को मज़ा नहीं आता है कि इतनी पसीने, इतने धूप गर्मी में यहाँ पे बैठे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे समय बिताएं। स्टूडेंट्स को फोर्स किया गया है। हर स्टूडेंट चाहता है कि इतनी गर्मी में वो अपने घर में बैठे, ठंडा पानी पिए, आम का मौसम है आम खाए, स्वस्थ रहे, सब ये चाहता है। चाहे चूस कर खाए, काट कर खाए, उसकी मर्जी है। एग्ज़ाम की तैयारी, रीनीट था, स्टूडेंट्स चाह रहे थे रीनीट की तैयारी करें, यूपीएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं उसकी तैयारी करें, तमाम भर्तियां निकली हैं उसकी तैयारी करें, लेकिन स्टूडेंट्स फोर्स किए हैं, आपने फोर्स किया है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी तमाम अभी भी अपनी तैयारियों को दाव पे लगा के, भविष्य को दाव पे लगा के इस सड़क पे सोएं, तब तक सोएं जब तक आपके निकम्मे मंत्री को आप इस्तीफ़ा नहीं दिलवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके मंत्री भाजपा को हरियाणा में, बंगाल में, उड़ीसा में चुनाव जितवा देते हैं, आरएसएस के हर प्रोग्राम में पहुंच करके पर्याप्त लीडर्स की चाटुकारिता करते हैं, तो आप उनका जो अटर फेलियर है शिक्षा मंत्री होने का, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आपके पार्टी के प्रति, आरएसएस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देखते हुए आप उनकी करोड़ों स्टूडेंट्स के प्रति जो रवैया है, निकम्मापन है, 14 स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, आप उसको माफ़ कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको कहीं पे चुनाव जिता रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। नेहा, एक सबसे अहम सवाल जो इस पूरे आंदोलन के बाद 3 दिन हो चुके हैं पर फिर भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भविष्य क्या है इस आंदोलन का, आगे क्या होगा। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आप लोग क्या कुछ करेंगे? क्योंकि सिर्फ इस्तीफे से तो कुछ बदलेगा नहीं, सिर्फ इस्तीफे से तो अचानक से पेपर लीक बंद नहीं हो जाएंगे, वो सबसे अहम सवाल है। और एक और सवाल जो यहाँ लोग आ रहे हैं वो अक्सर हमसे पूछते हैं, तो वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस देश में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, लगभग ऐसा एक भी पेपर नहीं है जो पिछले कुछ सालों में सही तरीके से हुआ हो। या तो रिजल्ट में गड़बड़ी होती है, रिजल्ट आ जाता है तो फिर पहले तो एग्जाम लीक होते हैं, एग्जाम लीक ना हो तो सेंटर्स में दिक्कत होती है, जैसे आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल का मुद्दा है, एसएससी 2020 वाले बच्चे अब तक प्रोटेस्ट करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन यहाँ जब मुद्दा उठाया गया तो सिर्फ नीट का मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स के लिए पूरी मांग उठ रही है, जबकि देश भर के यूपीएससी तक के स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम इस बार आपने देखा होगा किस तरीके के वाहियात सवाल उनसे पूछे गए थे, वो भी एक अहम मुद्दा है। अब तक लगता था कि यूपीएससी कम से कम सही तरीके से काम कर रही है, अब यूपीएससी जैसी संस्था भी सवालों के घेरे में है। तो यहाँ और भी बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए, उन सबको क्या आप लोग एक साथ लेकर नहीं चले हैं? एक्चुअली आप ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यही बात है कि ये एक मूवमेंट है जिसमें अलग अलग क्षमता में, अपनी क्षमता में अलग अलग समझदारी रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो मैं बतौर आयशा, बतौर नेहा जवाब दूंगी। लखनऊ में जब मैं प्रोटेस्ट करने गई थी, वो आयशा का ही और कॉमन स्टूडेंट्स ने वो इलाहाबाद से कॉल दिया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और उस कॉल का परमिशन से लेकर के उसका पर्चा बंटवाना,
जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन के, उनके साथ में मीटिंग कर करके लखनऊ के प्रोटेस्ट को सफल बनाने के पूरे प्रोसेस में आयसा था। और वो नीट के मुद्दों पे सिर्फ नहीं था, वो यूपी एसआई का जो भर्ती होता है कांस्टेबल का, उसके लिए था। लेखपाल में जो स्कोर कार्ड की भारी परेशानी है उसके लिए था। वहाँ पे जो आम छात्र हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियाँ होती हैं उसके लिए था। तो हम ये उठा रहे हैं। जब मैं बिहार गई, वहाँ पे बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं जो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी में हमने आवाज़ उठाई। TRE 4 जिसकी भर्तियाँ जारी ही नहीं हो रही हैं, उसके जो अभ्यर्थी जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उनके ऊपर बिहार पुलिस लाठियाँ चलाती हैं, उनके सॉलिडारिटी में हमने प्रोटेस्ट किया। बैंगलोर जब हम गए, वहाँ पर हमने नीट का मुद्दा मेनली उठाया, CBSE का मुद्दा उठाया, और उसके साथ साथ वहाँ पर भी कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ है तो वो भी उठाया। दिल्ली में भी आप अगर मेरा वक्तव्य सुने या मेरे नारे सुने, आयशा के साथियों के नारे सुने, उनका जहाँ पे घेरा बना के आयशा के साथी नारे लगाते हैं, आप वो सुने तो हम स्टूडेंट मूवमेंट के लोग हैं। हम अपनी ज़मीन जानते हैं क्योंकि हम ही वो स्टूडेंट्स हैं जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम अलग अलग देश के राज्यों से आ रहे हैं, अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी ज़मीन को जानते हैं, हम अपने मुद्दों को जानते हैं, हम अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स के मुद्दों को जानते हैं। तो हमारे बातों में, नारों में आपको हर इशू मिलेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि नीट का जो इशू है, जो पॉपुलर इशू है, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना उन स्टूडेंट्स का इशू है जो शायद प्राइवेट कोचिंग नहीं ले पाते इसलिए नीट नहीं दे रहे हैं, लेकिन एसआई की भर्ती लेकर के चाहते हैं कि अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। ये भी उतना ही ज़रूरी है, इसलिए हम समझते हैं कि वो ज़रूरी है और हम ये उठाते रहेंगे। बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल वो स्टूडेंट मूवमेंट से नहीं आते हैं, तो हो सकता है उनको उतना जानकारी भी ना हो, ये तमाम चीज़ें ना हो, उनको भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रेजेंस से ये मूवमेंट डाइवर्सिफाई हो और जितना पॉसिबल हम कर सकें स्टूडेंट्स इस देश भर में जो शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा की पूरी प्रणाली, रोज़गार की वजह से परेशान है, उनकी बात हम उठा सकें। एक आखिरी सवाल जो अभिजीत दीपके को लेकर उठाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो पहले रह चुके हैं, कुछ आपके साथ पार्टी में भी, टीम में भी हैं आपकी, और काफ़ी सारे लोग और भी आ रहे हैं। उसके अलावा ASAP जो उनकी स्टूडेंट विंग है वो यहाँ आप लोगों के साथ खाना बांट रहे हैं, पानी में हेल्प कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए था, बट दे आर नॉट डूइंग इट। उसके लिए कोई सवाल नहीं, पर सवाल ये है कि कई ऐसे लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि RSS की बैकिंग है, क्योंकि पुलिस ने अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कोई दूसरा प्रोटेस्ट होता तो उसी वक्त 5 बजे सब लोग डिटेन हो गए होते, टांग कर दिल्ली के किसी कोने में छोड़ आए गए होते। आप लोगों को पुलिस ने मौका दिया है, और ये मौका इसलिए दिया गया है क्योंकि RSS की बैकिंग है, आम आदमी पार्टी की भी टीम है। क्या है ये? मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रात में, हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब रात में नींद नहीं आ रही होती तब डिस्कस करना अच्छा होता है, लेकिन जब कुछ सोचने समझने वाले लोग सोशल मीडिया पे ये सब बात लिखते हैं तो बहुत अजीब लगता है। मैं उनको इनवाइट करूंगी कि वो जंतर मंतर पे आएँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके गुस्से को सुने, उनकी बातों को सुने, उनका जो जेन्युइन डिसअपॉइंटमेंट है इस देश के शिक्षा व्यवस्था के साथ में उसको सुने, फिर उनकी आंखों में आंखें डाल करके बोले कि तुम RSS के एजेंट हो, तब मैं मानूंगी। आपके घर के कंफर्ट में आप बैठे हुए हैं, आप चाहते नहीं हैं कि इतनी तपती धूप में चलिए आप प्रदर्शन करें, चलिए आप मानते हैं कि यहाँ पे जो हो रहा है आप ये नहीं मानते कि ये सही बात कर रहे हैं, आप अपना प्रोटेस्ट करिए। आप जो स्पेसिफिकली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं आप अपना प्रोटेस्ट करिए, हम उस प्रोटेस्ट में भी आएंगे, आम छात्र उस प्रोटेस्ट में भी जुड़ेंगे, लेकिन घर पे बैठ करके अपने स्टूडेंट्स के मुद्दे ना उठाने के एक्सक्यूज़ की वजह से जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ी जा रही हैं ये होना बंद हो। और जहाँ तक कि प्रोटेस्ट की बात आती है तो महिला रेसलर्स भी बैठी थी इसी जंतर मंतर पे, और बृजभूषण शरण से वो व्यक्ति जो अभी तक इसी सेंट्रल दिल्ली में घर लेकर के बैठा हुआ है, उसने अपना घर खाली नहीं किया है, उस प्रभुत्व वाले व्यक्ति के खिलाफ बिल्कुल इसी जंतर मंतर पे उन्होंने रात भर, हफ्तों वो बैठी हुई थी और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और दिल्ली पुलिस, हाँ, और दिल्ली पुलिस की इतनी मजाल नहीं थी कि उनको उठा सके, क्योंकि उनके प्रति सपोर्ट जो आम जनता का था वो बहुत ज़बरदस्त था। वही सपोर्ट यहाँ पे भी कॉमन स्टूडेंट्स का है। यहाँ पे जो तमाम लोग आए हैं वो सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट नहीं हैं, जो फ्री टाइम में घूमने आ गए हैं, मेरठ, जयपुर, कर्नाटका से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो ये सही बात है कि ये आप सोच सकते हैं या आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ने का आपको अधिकार है, लेकिन किसी मूवमेंट में एंगेज करिए,
वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके गुस्से से एंगेज करिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए। अगर ये एक मूवमेंट है जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट शामिल हैं, ना मैं सीजेपी की मेंबर हूँ और ना कभी होंगी, मुझे लगता है मेरी अपनी समझदारी है, राजनीतिक समझ है, और बाकी जो लोग सीजेपी से जुड़े हैं उनकी भी अपनी अपनी राजनीतिक समझ होगी। तो जिस दिन सीजेपी स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाना बंद कर देगी, उस दिन हम और यहाँ पे बैठे तमाम स्टूडेंट्स सीजेपी का समर्थन करना बंद कर देंगे। तो आप भी यही रुख अपनाइए जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी रियल में बन जाएगी और वो चुनाव लड़ने लगेगी, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जैसे पहले के आंदोलनों का हमने एंड देखा है कि उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज आपको इनवाइट कर देती है, खास तौर से यहाँ आप विपक्ष में जाएंगे, विपक्ष का वोट काटेंगे, आप राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर सामने आ जाएंगे और इस तरीके से चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो उस वक्त आप इनके साथ नहीं रहेंगे। मैं एक पॉलिटिकल समझदारी रखती हूँ, और अगर सीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बन के आयशा के साथ जुड़ के आयशा का विंग बनना चाहती है, यूथ विंग, तो बिल्कुल वी वेलकम यू, प्लीज़ बनिए। समझदारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आप अपनी राजनीति नहीं बदल सकते हैं, मुद्दे नहीं बदले जा सकते हैं, पर हाँ अगर उनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने बिल्कुल बना सकते हैं। हर इंसान को अधिकार है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, अपने राजनीतिक अधिकार के लिए लड़िए, अपना आर्टिकुलेशन दीजिए। उसमें आपको सपोर्ट कितना मिलेगा वो हमारे ऊपर है। आप हमारा जो अभी मूवमेंट का सपोर्ट है उसका क्या करेंगे आपके ऊपर है। चलिए।